नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक। फ्रेंड, मैं दीपक शर्मा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए है। यानी दोस्तों, आपका जो यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड ये मेरी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का मानक सिंगल फेज वोल्टेज होता है। यानी दोस्तों, भारत का जो स्टैंडर्ड सिंगल फेज वोल्टेज की अगर बात कर लें तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, 260 या फिर 220। तो जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 230 वोल्ट। यानी दोस्तों, जो सिंगल फेज का वोल्टेज होता है, और सिंगल फेज जो आपको वोल्टेज मिलता कैसे है, आपके पास एक फेज़ होगा और न्यूट्रल। यानी एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच जो भी मेजर करते हैं उसे बोलते हैं फेज़ वोल्टेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेज़ वोल्टेज। और यही जो फेज़ वोल्टेज होता है दोस्तों, ये सिंगल फेज़ बोलते हैं। एक फेज़ और न्यूट्रल के बीच में आपने मेजर किया तो जो सिंगल फेज़ होता है वो 230 वोल्ट होता है। एक्चुअली दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान लग रहा होगा, बट ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। मतलब कहने का ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे यूपीपीसीएल जेई हो चाहे TG2 है। इसलिए मैं दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को लाया। कई जगह आप पढ़ेंगे तो कई जगह इसका ऑप्शन 240 दिया रहता है या 220 को प्रीफर किया करता है, लेकिन दोस्तों आपको लगाना है 230 वोल्ट। सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है। दोस्तों, ये डेटाबेस क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादातर डेटाबेस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है। 400 वोल्ट, 400 kV है, 11 kV है, 66 kV। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 400 kV। एक्चुअली दोस्तों, प्राइमरी ट्रांसमिशन देखिए, जैसे आपका जहाँ पे बिजली का जनरेशन होता है दोस्तों, वहाँ पे सपोज कर लिए अगर हमने 11 kV का जनरेशन किया तो दोस्तों उसको हाई वोल्टेज करके हम ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे GT ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम जनरेटिंग ट्रांसफार्मर करते हैं। इस 11 kV को हम स्टेप अप करके जैसे 400 kV में, ठीक है दोस्तों, कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और दोस्तों ये जो प्राइमरी जो दोस्तों वोल्टेज होता है ये प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। अब बात करें प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर कौन कौन वोल्टेज आते हैं, तो दोस्तों 400 kV हो जाए, बात कर ले 220 kV हो, बात करें दोस्तों 765 kV हो। ये सभी जो वोल्टेज हैं दोस्तों ये हमारे आते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 400 kV। सही दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्किन इफेक्ट्स अकर्स इन। यानी दोस्तों, स्किन इफेक्ट की घटना देखने के लिए किस में मिलती है। दोस्तों, किसमें हमें जो AC ओनली, DC ओनली, AC एंड DC बोथ। इन दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AC में। इन दोस्तों जो स्किन इफेक्ट होता है दोस्तों वो ओनली AC के लिए ही होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही होता है। सही दोस्तों। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो साइनोसोडल चलती है इस तरह से। सही दोस्तों, ये होती है हमारी AC, जिसकी फ्रिक्वेंसी कभी जीरो नहीं होती, इनफाइनाइट तक हो सकती है, जिसकी दोस्तों कह सकते हैं कि जिसको हम ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसको हम ज़्यादा मात्रा में पैदा कर सकते हैं। कई सारे दोस्तों डिफरेंस हैं AC एंड DC में। अगर आपको इसको पूर्ण कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस के जो वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। सही दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो स्किन इफेक्ट है वो है क्या। अभी मैंने बात किया ये ओनली AC में देखने के लिए मिलेगा। जैसे सपोज कर लिए आपका कोई कंडक्टर है, तो दोस्तों स्किन इफेक्ट का जो डिफिनेशन कैसे देते हैं कि करंट का अपने आउटर सरफेस से फ्लो होना। क्या बोला मैंने? करंट का अपने आउटर सरफेस से फ्लो होना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। अगर इस कंडक्टर का आपने AC दिया तो जो दोस्तों AC होगी अल्टरनेटिव करंट, वो अपने आउटर सरफेस से ही फ्लो होगी। लेकिन अगर दोस्तों बात करें आपने इसको DC दिया, DC पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि DC आप किसी कंडक्टर में फ्लो कराते हैं तो वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाएगी, लेकिन AC अगर फ्लो कराएंगे
तो दोस्तों वो आउटर सरफेस से फ्लो होती है। इसी घटना को दोस्तों हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट, यानी करंट का अपने किसी कंडक्टर में अपने आउटर सरफेस से फ्लो होना ही क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट। सही दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 220 केवी लाइन के लिए प्रयोग किए जाने वाला चालक है। यानी दोस्तों अगर आपके पास 220 केवी, यानी दोस्तों ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन यानी एचटी लाइन की बात कर रहा है, यानी हाई टेंशन लाइन की। तो दोस्तों अगर कोई आपके पास हाई टेंशन लाइन है उसके लिए कौन सा हम कंडक्टर यूज करते हैं। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है पैंथर, जेब्रा, मूज या फिर वेसिम। तो दोस्तों आपके पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेब्रा। यानी दोस्तों जो जेब्रा कंडक्टर होता है वो 220 केवी लाइन के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पैंथर किसके लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों पैंथर जो होता है हमारा 132 केवी के लिए यूज होता है। अब बात करें मूज की, तो दोस्तों मूज होता है हमारा 400 केवी के लिए, और जो दोस्तों बेसिम्स है ये हम यूज करते हैं 765 केवी के लिए। से दोस्तों ये दोस्तों डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसीलिए आप इन डेटा को नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि 220 केवी के लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन 400 केवी लाइन नंबर ऑफ इंसुलेटर इज, यानी दोस्तों अगर आपके पास कोई 400 केवी की लाइन है तो उसमें कितने इंसुलेटर यूज करेंगे। और बात करते हैं ये 400 केवी यानी कि एचटी लाइन की बात कर रहा है, हाई टेंशन लाइन की। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि जो 400 केवी की लाइन है आपने देखा कहाँ होगा। तो दोस्तों ये नॉर्मली पोल यूज नहीं किए जाते हैं, 400 केवी के लिए हम प्रयोग करते हैं टावर का। तो दोस्तों आपके लिए ये आपने कुछ ऐसा टावर कभी देखा होगा, सही है, ज़्यादातर आप गाँव में ये देखते हैं। सही फ्रेंड्स, तो ये जो दोस्तों होता है टावर, और ये आपके गांव में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सही फ्रेंड्स, तो इस टाइप के टावर्स होते हैं, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है कि ये इंसुलेटर्स होते हैं और यहाँ से एक कंडक्टर जाता है, इंसुलेटर से होके कंडक्टर जाता है। तो दोस्तों ये पूछना चाहता है कि अगर कोई 400 केवी की लाइन है तो दोस्तों ऊपर सबसे जो वायर जाता है इसे हम अर्थ वायर जाते हैं। कई बार पूछ देता है कि जो टावर के ऊपर का वायर, ऊपर जाता है वायर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं अर्थ वायर। सही दोस्तों, तो ये अर्थ वायर होता है। अब ये पूछना चाहता है कि अगर हमारी कोई 400 केवी की लाइन है तो जो कंडक्टर लगा है इस कंडक्टर से ऊपर कितने, हाउ मेनी इंसुलेटर, यानी कितने इंसुलेटर आप लगाओगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इंसुलेटर, यानी इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ इंसुलेटर। सही फ्रेंड्स, आपको अगर नंबर ऑफ इंसुलेटर चाहिए तो लाइन वोल्टेज अपान 11 इंटू √3, 11 इंटू √3 कर देंगे। और दोस्तों लाइन वोल्टेज आपको केवी में लेना है। सही दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है कि लाइन वोल्टेज जो आपने देखा है दोस्तों वो है 400 केवी। कितना है, 400 केवी। तो 400 बटे 11 इंटू √3 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 21 पॉइंट समथिंग आएगी। यानी दोस्तों हम ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 22 से 23 इंसुलेटर कितने यूज करते हैं दोस्तों, 400 केवी लाइन के लिए 22 से 23 इंसुलेटर यूज करते हैं। ये डेटाबेस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश आर द कंडक्टर विच कनेक्ट द कंज्यूमर टर्मिनल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे आपका जो कंज्यूमर टर्मिनल होता है, इन दोनों को कनेक्ट कराने वाले कंडक्टर को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर या सर्विस मेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सर्विस मेंस। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस मेंस क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात करें फीडर की, तो दोस्तों अगर बात करें फीडर की तो आपके यहाँ पे होता है पावर हाउस। क्या होता है दोस्तों, पावर हाउस। आपके गांव में जो जहाँ पे लाइट आती है उसे हम पावर हाउस से आती है। उस पावर हाउस से 11 केवी की सप्लाई दोस्तों आपके गांव ग्रामीण जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ तक आता है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों स्टेप डाउन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कई बार इसका कनेक्शन पूछ देता है तो आपको बताना डेल्टा 2 स्टार होता है। क्या होता है, डेल्टा 2 स्टार। इसका कनेक्शन किस में होता है, डेल्टा 2 स्टार, यानी 3 तार आएंगे और 4 तार जाएंगे क्योंकि न्यूट्रल मिल जाता है हमें। तो दोस्तों ये डेल्टा 2 स्टार, कई बार ये कनेक्शन पूछ सकता है आपके ग्रामीण जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका कनेक्शन कैसा होता है, तो आपको बताना डेल्टा 2 स्टार होते हैं। तो दोस्तों ये जो 11 केवी की लाइन आती है इसी को बोलते हैं हम फीडर। क्या बोलेंगे इसको हम, फीडर। लेकिन जो ग्रामीण ट्रांसफार्मर अब क्या होगा, 11 केवी को दोस्तों 400 वोल्ट यानी फेस टू फेस लेंगे या 230 वोल्ट जो फेस टू न्यूट्रल लेंगे, यानी फेस वोल्टेज की अगर बात करेंगे 230 वोल्ट मिलेगा और फेस टू फेस लेंगे तो आपको 400 वोल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये डबल फेस आप सप्लाई यूज करते हैं तो 400 वोल्ट आपको मिलने लगता है।
और सिंगल फेस 230 वोल्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो वायर कनेक्शन जो आपके ट्रांसफार्मर से वायर निकलते हैं आपके गांव में, यानी जो 2 वायर ऐसे जाते हैं, एक फेस होता है और एक न्यूट्रल, इससे दोस्तों बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर। और इससे हम कनेक्शन लेके जो अपने घर के टर्मिनल बॉक्स तक, यानी घर के टर्मिनल बॉक्स तक ले आते हैं दोस्तों, इस वायर को बोलते हैं हम सर्विस मेन से। ध्यान देना है, जो पावर हाउस से दोस्तों, पावर हाउस से हमारे गांव के ट्रांसफार्मर तक आता है वो होता है फीडर, और गांव के ट्रांसफार्मर से हमारे जो गांव में पोल के ऊपर से 2 वायर जाते हैं, या कहीं ये 3 वायर आपने देखा होगा दोस्तों, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और हम जब इससे सप्लाई लेके अपने घरों तक ले जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं सर्विस मेंस। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्विस मेंस से है, कई बार आपसे पूछ सकता है कि सर्विस मेंस की मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों ये 40 मीटर होती है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा इंसुलेटर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है स्टे इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर या फिर साइकिल इंसुलेटर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सस्पेंशन इंसुलेटर। इन दोस्तों जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है वो हाई, जो अभी मैंने बताया कि हाई टेंशन लाइन जो एसटी लाइन टावर होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे 400 केवी के लिए मैंने बताया, अगर कोई 400 केवी की लाइन है तो उसमें 22 से 23 इंसुलेटर हम यूज करते हैं। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो स्टे इंसुलेटर कहाँ यूज करते हैं। तो स्टे इंसुलेटर आपको पता है कि जो स्टे वायर होता है दोस्तों, उसमें हम लगाते हैं स्टे इंसुलेटर। देखिए आपका जो पोल है, इस पोल के सपोर्ट के लिए हम एक स्टे वायर लगा होता है, और यहाँ पे एक इंसुलेटर होता है यहाँ पे सफ़ेद कलर का दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं स्टे इंसुलेटर। अगला है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर का हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ से लाइन टर्न ले रही हो, यानी मोड पे, यानी दोस्तों कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट, या फिर जहाँ पे हमारी लाइन जो है टर्न हो रही हो वहाँ पे हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं। अब बात करती है साइकिल इंसुलेटर। तो नॉर्मली जो ग्रामीण इलाकों में दोस्तों वो लो वोल्टेज के लिए 220 वोल्ट के लिए जो नॉर्मल दोस्तों आपका इंसुलेटर यूज होता है उसे हम बोलते हैं साइकिल इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड वायर। यानी दोस्तों जो अर्थ वायर है, ग्राउंड वायर यानी कि अर्थ वायर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का हम प्रयोग करते हैं। आपके पास ऑप्शन है एल्युमिनियम का, गैल्वेनाइज्ड स्टील का, कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड स्टील। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर हमारे पास गैल्वेनाइज्ड स्टील नहीं है तो ऐसा नहीं हम अर्थिंग नहीं कर सकते हैं या फिर ग्राउंड वायर नहीं बना सकते हैं। हम कॉपर का यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात करें स्टैंडर्ड कि जो पर्पज ग्राउंड वायर के ही लिए बनाया गया है दोस्तों, वो होता है हमारा गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड स्टील के द्वारा हम दोस्तों क्या बनाते हैं, अर्थ वायर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ GUI वायर। दोस्तों इसको बोलते हैं गाय वायर। क्या बोलते हैं दोस्तों, गाय वायर। यानी आपका जो गाय वायर है इसका मेन पर्पज क्या होता है। ऑप्शन आपका सपोर्ट द पोल, प्रोवाइड इमरजेंसी पाथ अर्थ रूट, इमरजेंसी अर्थ रूट, A and B बोथ, नन ऑफ दिस। दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सपोर्ट द पोल। यानी दोस्तों जो गाय वायर होता है, जो हमने अभी बताया आपको कि एक पोल अगर बात कर लें ग्रामीण में जो पोल होता है RCC पोल होता है, तो दोस्तों RCC पोल को सपोर्ट के लिए आपने देखा होगा कि स्टे लगता है। ये यहाँ पे इंसुलेटर रहता है, उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा बना रहता है, देखा होगा आई होप आपने, और यहाँ से ऐसे हम कर देते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमारा ये स्टे होता है और इसका कार्य होता है कि ये पोल को सपोर्ट दे, पोल को सपोर्ट देने के लिए। तो दोस्तों ये जो वायर होता है इसी को बोलते हैं दोस्तों गाय वायर। क्या बोलेंगे, गाय वायर। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, सपोर्ट द पोल। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचर वोल्टेज तथा फ्लैश ओवर वोल्टेज के अनुपात को कहते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है फॉर्म फैक्टर, सेफ्टी ऑफ फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ऑल दी अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बात करते हैं कि पंचर वोल्टेज तथा फ्लैश ओवर वोल्टेज। लेकिन ये पंचर वोल्टेज क्या होता है और फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है। कहोगे सर जी ये तो बात समझ नहीं आई। तो देखिए आपने एक पिन टाइप इंसुलेटर का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपने इंसुलेटर देखा होगा ऐसा, देखिए इस टाइप का इंसुलेटर आता है और दोस्तों यहाँ से वायर ऐसे जाता है। सही है। यहाँ पे क्रॉस आर्म लगा होता है, अपना क्रॉस आर्म से पोल से जुड़ा होता है। सही दोस्तों, तो जो ये इंसुलेटर है, तो दोस्तों इस इंसुलेटर में पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज को कोशिश करते हैं समझने का। अगर कोई भी
इंसुलेटर पंचर हो चुका है, यानी वो पंचर वोल्टेज उसको मिल चुका है, तो दोस्तों वो अगेन यूज नहीं किया जा सकता, यानी इसके अंदर से करंट फ्लो होगी, यानी ये डैमेज हो गया होगा। यानी अगर कोई इंसुलेटर पंचर हो चुका है या पंचर वोल्टेज तक उसको मिल चुका है, तो दोस्तों वो इंसुलेटर अगेन यूज नहीं लाया जाता। लेकिन फ्लैश ओवर हुआ इंसुलेटर, फ्लैश ओवर का मतलब इसके साइड साइड में बहुत तेज़ी स्पार्किंग होती है कभी जब इंसुलेटरों के साइड में, तो इंसुलेटर की जो इसकी जो लाइफ है दोस्तों वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं दोस्तों कि इसका हम जो यूज है उसको हम कर सकते हैं, यानी दोस्तों ये फ्लैश ओवर हुआ इंसुलेटर प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अगर दोस्तों कोई इंसुलेटर पंचर हो गया है दोस्तों हम इसको यूज नहीं ला सकते। तो वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे इंसुलेटर कभी यूज में ना लाया जा सकते दोस्तों वह होता है पंचर वोल्टेज, और वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर जिसके बाद दोस्तों हमारा जो इंसुलेटर होता है दोस्तों वो काम में लाया जा सकता है, उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, होता है फ्लैश ओवर वोल्टेज। यानी फ्लैश ओवर अगर हुआ है तो इंसुलेटर को आप यूज में लाओगे, लेकिन अगर दोस्तों पंचर हो गया तो इंसुलेटर को प्रयोग में नहीं लाओगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है कि जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी होती है, तो दोस्तों ऑलवेज आपको लिखना है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या होती है? ग्रेटर देन 1, यानी दोस्तों 1 से अधिक होती है। आप इस बात को याद सकते हैं, पूछ सकता है आपको कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान कितना होता है, तो ऑलवेज 1 से ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 11 है, निम्न में से सीरीज लाइन पैरामीटर है, आपके पास ऑप्शन है रजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और ए एंड बी बोथ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ए एंड बी बोथ। यानी दोस्तों लाइन पैरामीटर 4 होते हैं, आर, एल, सी एंड जी। अगर दोस्तों आर क्या है? रजिस्टेंस, एल क्या है? इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस। तो दोस्तों कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस जो होते हैं वो दोस्तों पैरेलल लाइन, क्या बोलते हैं? शंट लाइन पैरामीटर। क्या बोलेंगे इनको? शंट। ये होते हैं शंट लाइन पैरामीटर। लेकिन दोस्तों अगर बात करें आर और एल की तो दोस्तों ये होता है सीरीज लाइन पैरामीटर। तो दोस्तों कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन। यानी दोस्तों क्या लाभ होते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन करने पर। यानी दोस्तों हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करने पर आपके पास ऑप्शन है रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, रिड्यूस द परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप या इंक्रीज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ऑल दी अबव। तो दोस्तों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल दी अबव। अब बात करते हैं, एक बात समझिए, आपकी जो बिजली जनरेट होती है वो होती है 11 kV, स्टैंडर्ड है, भारत का स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज है। एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन है, भारत का स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज कितना है, तो 11 kV होता है। सही है दोस्तों। अब 11 kV का आपने जनरेशन किया, 12 kV या 15 kV का आपने जनरेशन किया और आपके गाँव तक आता है वो 11 kV आएगा। सही दोस्तों। तो बीच में इसको 400 kV क्यों करते हैं? 400 kV, 220 kV इतना कास्ट क्यों बनाते हैं, इतने बड़े ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? दोस्तों इसका रीज़न ये है कि अगर आप वोल्टेज ज़्यादा रखोगे तो करंट का मान कम होगा, और करंट का मान कम होगा तो V बराबर आई स्क्वायर से वोल्टेज ड्राफ कम होगा। अब वोल्टेज ड्राफ कम होने के साथ साथ दोस्तों P बराबर आई स्क्वायर आर देखते हैं तो पावर लॉस भी कम होगा। यानी आप देख रहे हैं कि करंट अगर कम रहेगी, वोल्टेज ज़्यादा रहेगी, तो दोस्तों पावर लॉस भी कम हो रहे हैं, साथ ही साथ वोल्टेज ड्राफ भी आपका कम हो रहा है। और बात करते हैं दोस्तों कि जो कंडक्टर की साइज़ है वो दोस्तों पतला कंडक्टर यूज करेंगे। उसका कैसे रीज़न है, देखिए, अगर आपने करंट का मान कम रखा तो दोस्तों आप करंट का मान कम रखेंगे तो पतले कंडक्टर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और दोस्तों अगर आपको करंट ज़्यादा फ्लो भेजनी है तो आपके लिए मोटे कंडक्टर यूज करने पड़ेंगे, जिससे उसका क्या हो, रेजिस्टेंस कम रहे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इन किलोमीटर। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है वो कितने किलोमीटर तक की होती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 80 to 160 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 to 160 किलोमीटर। लेकिन अप टू 80 किलोमीटर, अगर कोई 80 किलोमीटर से कम की लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। सही दोस्तों। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है दोस्तों वो 80 किलोमीटर से कम होती है। मीडियम की बात कर लें तो दोस्तों मीडियम जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो 80 से 160 किलोमीटर तक की होती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई लाइन 160 किलोमीटर से अधिक की है तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलेंगे? लॉन्ग ट्रांसमिशन
लाइन। सही दोस्तों, लॉन्ग ट्रांसमिशन जो लाइन होती है दोस्तों 160 किलोमीटर से अधिक की होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है, किसी लाइन की लंबाई बढ़ाने से सर्ज इम्पीडेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी दोस्तों अगर आपने किसी लाइन की लंबाई बढ़ा दिया तो उसके सर्ज इम्पीडेंस, यानी सर्ज इम्पीडेंस दोस्तों जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है L/C होता है अंडर में। दोस्तों ये जो सर्ज इम्पीडेंस होता है, अगर आप कितनी भी लंबाई बढ़ा लो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब लाइन की लंबाई बढ़ाने से सर्ज इम्पीडेंस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको सर्ज इम्पीडेंस के बारे में पढ़ना है तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अलग से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हर चीज़ों को बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेटर नहीं लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको अलग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल परसेंटेज वोल्टेज वेरिएशन इन ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों भारतीय जो विद्युत नियम है उसके अनुसार कितना परसेंट का वोल्टेज का वेरिएशन होता है ट्रांसमिशन लाइन में। आपके पास ऑप्शन है 15%, 12.5%, ये 6% या फिर 9%। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12.5% का दोस्तों जो वेरिएशन होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में होता है। आप इस डेटाबेस क्वेश्चन को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेटाबेस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आपको एग्जाम को देखते हुए TG2 को। सही दोस्तों, आप डेटा को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 है, निम्न में से कौन संचरण लाइन का शक्ति गुणांक सुधार सकता है। यानी दोस्तों आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, यानी किसके द्वारा इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों लाइन रिएक्टर, उसके बाद दिया सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर या फिर बूस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, सिंक्रोनस मोटर। यानी दोस्तों अगर आपने सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे चलाया, कैसे, नो लोड पे, तो दोस्तों अगर सिंक्रोनस मोटर को आप नो लोड पे चलाते हैं तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करती है। किस तरह, सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह। आपको पता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह ये वर्क करती है तो हमको रिएक्टिव पावर मिलता है। क्या मिलता है, रिएक्टिव, यानी +Q मिलता है, रिएक्टिव पावर मिलता है। और इसी रिएक्टिव पावर के कारण हमारा जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसका। सही दोस्तों, अगर पावर फैक्टर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो वोल्टेज आपको कम मिलेगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा, कई सारे डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज डिजाइंड बाई कंसिडरिंग द स्किन इफेक्ट। यानी स्किन इफेक्ट को देखते हुए किस कंडक्टर की डिज़ाइन की गई, यानी कौन सा कंडक्टर है जो स्किन इफेक्ट को देखते हुए बनाया गया है। AAA, ACSR दोस्तों AA है, फिर ACSR स्टील कंडक्टर। तो जो दोस्तों राइट और सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ACSR। से दोस्तों ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, स्टील रीइंफोर्स। दोस्तों ये होता है जो आपका ACSR, इसको हम स्किन इफेक्ट को देखते हुए बनाते हैं। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ पोर्सिलिन इंसुलेटर। यानी दोस्तों जो पोर्सिलिन इंसुलेटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, यानी परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 140 kV पर सेंटीमीटर, 60 kV पर सेंटीमीटर, 160 kV पर सेंटीमीटर, 10 kV पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 60 kV पर सेंटीमीटर। दोस्तों ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए आपके जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें अलग अलग टाइप के इंसुलेटर, मटेरियल के अकॉर्डिंग देखें बनावट के आधार पे तो अलग अलग टाइप के इंसुलेटर, जैसे वो ग्लास इंसुलेटर हो गया, पोर्सिलिन इंसुलेटर हो गया, माइका इंसुलेटर हो गया। तो अलग अलग टाइप के इंसुलेटर हम ट्रांसमिशन लाइन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम यूज करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो 140 kV के जो जिसका सामर्थ्य होता है सबसे अधिक दोस्तों होता है ग्लास का। क्या होता है, ग्लास इंसुलेटर। ग्लास इंसुलेटर का दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, यानी 140 kV पर सेंटीमीटर। सही दोस्तों, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मैक्सिमम स्पान ऑफ RCC पोल। यानी दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि दो पोलों, RCC जो पोल होते हैं आपने देखा होगा गांव में, जो RCC आपके पास पोल होते हैं उन पोल के बीच का जो स्पेस होता है कितना होता है। दोस्तों अगर बात करें इनके बीच का स्पेस होता है 100 मीटर। कितना होता है, 100। ये सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेकिन कई बार ये पूछ सकता है आपसे कि अगर कोई RCC पोल है उसके बीच मैक्सिमम इस कितना रखते हैं, तो रखते हैं दोस्तों 100 मीटर का। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि दो पोल के बीच का स्पान को डबल कर दिया जाए तो सैग कितना गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं ये स्पान क्या है और सैग क्या है। तो देखिए स्पान की बात करें, इन दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर दो पोल हैं आपके पास और इन पोलों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो जो कंडक्टर है कुछ ऐसा जाएगा। तो दोस्तों ये एक्चुअली होना चाहिए था सीधे, लेकिन ये कंडक्टर कुछ ऐसा जाएगा। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये वायर झुक गया, इसको हम बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं? सैग। और इन दोनों पोल के बीच का जो तार की दूरी है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं स्पान। क्या बोलते हैं? स्पान। यानी दो पोलों के बीच की जो दूरी है उसको हम स्पान बोल रहे हैं। सही दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ रहा क्वेश्चन कि अगर स्पान को डबल कर दिया जाए, यानी इस दूरी को डबल कर दिया जाए तो सैग कितने गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले आपके पास फार्मूला जो होता है सैग का, एस बराबर होता है WL²/8T। कितना होता है दोस्तों? 8T। अब यहाँ पे W क्या है? तो दोस्तों W है आपका वेट ऑफ कंडक्टर, L क्या है दोस्तों? L होता है आपका स्पान यानी लेंथ। क्या होता है? स्पान लेंथ। और T क्या होता है दोस्तों? टेंशन, इस वायर का टेंशन कितना है। तो दोस्तों अगर यही क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि इसको ज़्यादा दूना कर दिया, क्या है? S के प्रोपोर्शनल होता है, यस के प्रोपोर्शनल। यदि लंबाई को आप दूना कर रहे हो तो ये एक्चुअली इसको दूना कर रहे हो, ये ऑलरेडी स्क्वायर है। किसी भी चीज़ को अगर दूना कर रहे हो ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुना। तो आपका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो सैग होगा 4 गुना। यानी अगर आप स्पान किसी भी दो पोलों के बीच का स्पान डबल करते हैं तो जो आपका सैग होता है दोस्तों वो 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ दोस्तों इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।